नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी बढ़िया होंगे। आवाज सभी को आ रही है ना? एक बार बता दो जल्दी से, आवाज सभी को आ रही है ना? देखती हूँ एक बार कितने बच्चे हमारे साथ आ चुके हैं। एक सेकंड देंगे बस। प्रियंका है, आंचल है, शालू है, मोहित, लोकेश, दीपक, विकास, विजय और खुशबू, भारत, भगत सिंह का चेता है, चेला। हाँ ठीक है। आ जाइए जल्दी से सभी बच्चे। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। मैडम जी हम सोच रहे थे कि क्लास निकल गया, कमेंट क्या है? आपसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ाता है हिते धन्यवाद भाई, ठीक है। जल्दी जल्दी आइए बेटा। गुड इवनिंग मैम। कल क्लास अपलोड नहीं हुई थी, कल क्लास ही नहीं हुई थी बेटा, कल यहाँ लाइट इशू था, इसीलिए कल आपकी क्लास ही नहीं हुई थी, ठीक है। चलो आ जाओ जल्दी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी क्लास में। बिल्कुल आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी क्लास में, ठीक है। चलो आ जाओ जल्दी से सभी बच्चे। एक बार फिर से सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे, जय सिया राम। मैं बढ़िया हूं, आप बताओ आप कैसे हो? आप लोगों से भी मेरी उम्मीद है कि आप भी एकदम बढ़िया भले चंगे होंगे, है ना। आ जाओ चलो जल्दी से क्लास को शुरू कर लेते हैं। 6:02 हो चुकी है। आ जाइए सभी बच्चे। मैडम जी तिल आपकी, अच्छा मेरे गाल का तिल भी दिख गया आपको? चलो चलो चलो, वॉइस क्लियर है ना मैम? हमारा कमेंट दिखाई, आपका कमेंट दिख रहा है भाई, नाम तो निकल गया बट कमेंट आपका मुझे दिख रहा है, ठीक है। आ जाओ चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते। क्या पढ़ रहे थे हम लोग पिछली क्लास में? न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन, जिसको आप बोलते हो भैया पोषण, ठीक है। पोषण पढ़ रहे थे हम पिछली क्लास में, और मैंने आपको पोषण में जो स्टार्टिंग करी थी कार्बोहाइड्रेट से करी थी, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग पढ़ रहे थे, और कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अणु होते हैं, ठीक है। जब आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:2:1 के अनुपात में मिला दोगे तो बन जाएंगे भैया कार्बोहाइड्रेट। क्या काम करते हैं? तो तुरंत ऊर्जा देने वाले होते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को जला रहे हो तो 4.2 से 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिल रही है। ये सारी चीजें पढ़ाई थी, ठीक है। जम्मू कश्मीर से राम राम। अरे कश्मीर का तो नाम ही मत लो, यहाँ तो इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कश्मीर में चले जाएं। बस कितना बढ़िया आनंदित होता है वहां का मौसम, तो बिल्कुल राम राम। बट ऐसा लग रहा है कहीं किसी तरीके से कश्मीर में पहुंच जाएं, इतनी बुरी भयानक गर्मी पड़ रही है, बस पूछो मत। प्रियांशी जी आपके कमेंट्स मैं देख रही हूँ, ठीक है। कोई देखे ना देखे, मैं आपके कमेंट देख रही हूँ। अब चलो बेटा, कमेंट्स पर ध्यान ना देकर पढ़ाई पर ध्यान दे ले, ठीक है। चलो न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं पढ़ा दिया था। कार्बोहाइड्रेट्स के 3 टाइप मैंने आपको बताए थे, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड को ही आप डाइसेकेराइड भी बोलते हो, और पॉलीसेकेराइड। हमने मोनोसेकेराइड कर लिया था। मोनो का मतलब होता है एक, यानी जहां पर शर्करा का केवल एक अणु होगा उसको बोलेंगे मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का स्वाद भी मीठा होता था, और क्या होते थे? पानी में सोल्यूबल होते थे, घुल जाते थे, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़े थे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, क्लियर। फिर हम आए थे डाइसेकेराइड पर। डाइसेकेराइड जो होते हैं वो जब वहां पर क्या हमने पढ़ा कि भैया ये मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं डाइसेकेराइड, और इनके अंदर अगर अणुओं की बात करते हैं तो 2 से 10 शर्करा के अणु यहाँ थे, और ये भी क्योंकि मोनोसेकेराइड से मिलकर बने हैं तो स्वाद में मीठे होते हैं और पानी में घुलनशील। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए थे, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया होगा, आई थिंक, है ना। हाँ बिल्कुल बताया था कि जब सुक्रोज का निर्माण हो रहा है तो वहां पर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और दूसरा मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का होता है, तो मिलकर बनता है सुक्रोज, और सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। बारिश हो रही है भैया, भैया बिहार में हो रही है, यहाँ नहीं। यूपी वाले पाप कर रखा है, यूपी वालों ने, बारिश ही नहीं हो रही। हो जानी चाहिए, होगी 1-2 दिन में, ठीक है। अब देखो बेटा, बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के 3rd टाइप की, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के तीसरे प्रकार की बात करते हैं, जो है बेटा पॉलीसेकेराइड। तो हेडिंग डाल लेंगे बेटा नंबर 3rd पर, पॉलीसेकेराइड।
पॉलीसेकेराइड, ठीक है, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट का तीसरा टाइप है। मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड के बारे में। पॉलीसेकेराइड के बारे में सुनो, यहां पर शुगर के कितने अणु होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो बेटा पॉली का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है। तो सेकेराइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है या कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट होती है। और क्या बोल सकते हो, एक तरीके से शुगर होती है, ये बोल सकते हो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? शर्करा होती है। तो यहाँ पे सेकेराइड का मतलब हुआ शर्करा और पॉली का मतलब हुआ बहुत सारे। तो जब शर्करा के बहुत सारे अणु आपस में जुड़ जाते हैं, बहुत सारे से मतलब क्या? मैडम आपने मोनोसेकेराइड पढ़ाए थे तो बोला था केवल एक मॉलिक्यूल होगा शुगर का, वो होंगे मोनोसेकेराइड। फिर आपने पढ़ाए डाइसेकेराइड, वहां आपने बताया कि जहां शर्करा के 2 से 10 अणु जुड़े हुए होंगे वो होंगे डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड। अब 10 से जितने भी अधिक होंगे वो सभी के सभी आएंगे पॉलीसेकेराइड में। तो क्या लिख सकते हो पॉलीसेकेराइड के अंदर आप लोग? आप लिख सकते हो शर्करा के 10 से अधिक अणु, 10 से अधिक अणु। अब 10 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? वो सब पॉलीसेकेराइड कहलाएंगे। तो शर्करा के अधिक अणु याद रखना। तो आप इंग्लिश में क्या लिख सकते हो? मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स, मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, मोर देन 10 मॉलिक्यूल, ठीक है, याद रखेंगे ये बात। बनेंगे क्या? पॉलीसेकेराइड। जहां शर्करा के 10 से ज्यादा अणु जुड़ जाएं उसको बोलोगे पॉलीसेकेराइड। अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड का टेस्ट कैसा होता है, इनका स्वाद कैसा होता है। तो बेटा इनका स्वाद एकदम अलग, कि इनका कोई स्वाद ही नहीं होता, ये होते हैं टेस्टलेस, ठीक है, याद रखेंगे टेस्टलेस होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड दोनों ही क्या होते थे? स्वाद में मीठे होते थे। बट पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? स्वादहीन होते हैं, कोई स्वाद इनका नहीं होता। तीसरे नंबर पर ये पानी के साथ क्या रिएक्शन दिखाएंगे? तो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड दोनों पानी में घुल रहे थे, ये नहीं घुलेंगे। तो क्या लिखेंगे? वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल, ठीक है, याद रखना। जल में अघुलनशील होते हैं, घुलनशील, ठीक है। आप इनको पानी में डालोगे ये पानी में घुलेंगे नहीं, पानी में अघुलनशील होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। अब आ जाओ आगे, पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल की बात करेंगे जो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखने, यहां से एग्जाम में आते हैं एग्जाम्पल। तो बात कर लेते हैं उदाहरण की, एग्जाम्पल की। तो ग्लाइकोजन एक नंबर पर लिखोगे, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है? पॉलीसेकेराइड है ग्लाइकोजन। का एग्जाम्पल क्या है? तो स्टार्च जिसको हो, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो और एग्जाम्पल सुनो क्या हो सकते हैं पॉलीसेकेराइड के। हाँ, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया बेटा। अब लिखोगे आप लोग काइटिन, ठीक है, काइटिन, हिंदी में भी काइटिन बोलेंगे, ये भी पॉलीसेकेराइड है। पैक्टिन, पैक्टिन अभी पढ़ेंगे क्या होते हैं ये सारी की सारी चीजें। पैक्टिन ये भी पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे हेपेरिन, पढ़ाया था ना ब्लड में हेपेरिन, हेपेरिन ये भी एक पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। तो ये क्या है? सारे के सारे पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक, पॉलीसेकेराइड के उदाहरण होते हैं। चलो अब इनको बारी बारी से पढ़ते हैं। अरे भगवान, तुम्हारी क्लास में वॉइस प्रॉब्लम क्यों होनी शुरू हो जाती है? अभी तक तो सही चल रही थी, बीएड वालों बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब बताना वॉइस ठीक है भाई? अब बताना, आवाज फटनी शुरू हो गई। अब ठीक है आवाज? अब बताओ जल्दी से।
अब आवाज सही आ रही है? आवाज नहीं आ रही है शुरू से बताएं मैम प्लीज। देखो भैया शुरू से देखो, पॉलीसेकेराइड हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। पॉलीसेकेराइड में मैंने आपको बोला कि क्या है पॉलीसेकेराइड, तो पॉली का मतलब होता है बहुत और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। तो जब शुगर के बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े होंगे तो उनको बोलोगे पॉलीसेकेराइड। अब बहुत सारे कितने, तो जब मोनोसेकेराइड पढ़े थे तो बताए थे मोनो का मतलब होता है एक, यानी जब शुगर का केवल एक अणु हो तो मोनोसेकेराइड, जब शुगर के 2 से 10 अणु हो तो उसको डाइसेकेराइड बोलोगे, जब 2 से ज्यादा अणु होंगे तो उसको पॉलीसेकेराइड। तो मैंने लिखा हुआ है शर्करा के 10 से अधिक अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं, मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। इनके टेस्ट की बात करें तो टेस्ट लेस होते हैं, स्वादहीन होते हैं, कोई स्वाद इनका नहीं होता। वाटर के साथ ये इंसॉल्युबल होंगे, जल में घोलने पर घुलेंगे नहीं, पानी में घुलनशील होंगे, ठीक है। चलो अब सुनो, अब इनके एग्जाम्पल है बेटा, ग्लाइकोजन, काइटिन, स्टार्च, पैक्टिन, हेपरिन, ये सारे एग्जाम्पल हैं। इनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पर लिखो ग्लाइकोजन, नंबर 1 पर लिखो ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन को हिंदी में भी आप लोग ग्लाइकोजन बोलते हो। अब इसके बारे में आपको पढ़ना है कि ये ग्लाइकोजन क्या है बेटा, तो ग्लाइकोजन के बारे में कुछ पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखना, जंतु शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा, ठीक है। तो जंतु शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा, या ब्रैकेट में लिख लेना अतिरिक्त भोजन भी कई बार बोल देते हो, ठीक है। तो जंतु शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा जो होती है उसी को क्या बोलते हो, ग्लाइकोजन बोलते हो, ठीक है। इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या लिख सकते हो, स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी इन एनिमल बॉडी, ठीक है। याद रखना, इस अतिरिक्त की जगह आप संचित वर्ड भी कई बार एग्जाम में देखते हो, तो याद रखना कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा जंतु शरीर में संचित ऊर्जा या जंतु शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा, बात एक ही है, याद रखना। अब क्या है मैडम ये, तो बेटा जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाया मान लीजिए हमने, और खाने से हमें 100% एनर्जी मिली। अब उस 100% एनर्जी को हम वेस्ट नहीं करते, उसमें से 50% एनर्जी, 40% एनर्जी हम वेस्ट कर सकते हैं, बाकी कुछ एनर्जी हम हमेशा अपने पास बचा कर रख लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना बेटा कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो ये बचाई हुई एनर्जी है, जो ऐसी एनर्जी जिसको हमने स्टोर करके रख लिया है अपने पास, उसी को बोलते हैं ग्लाइकोजन। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि जंतुओं के शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, या जंतुओं के शरीर में संचित ऊर्जा किस रूप में होती है, ऐसे करके पूछेगा। तो याद रखना जंतुओं के शरीर में संचित ऊर्जा या अतिरिक्त ऊर्जा जो होती है वो किस रूप में होगी, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन कब होता है, इस ग्लाइकोजन को टूटने पर ही क्या बनेगा, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। खैर वो बाद की बात है, उसे बाद में पढ़ाऊंगी। अभी के लिए इतना याद रखो कि ग्लाइकोजन जो होता है ये जंतु शरीर की क्या होती है बेटा, अतिरिक्त ऊर्जा होती है। अब जंतुओं में हम भी आते हैं, याद रखना, तो हमारे शरीर का भी यही है, अतिरिक्त ऊर्जा जो होगी या संचित ऊर्जा जो होगी, ठीक है। ऑनलाइन क्लास हो रहा है या ऑफलाइन CHSL रहा है? अच्छा चल रहा है बोल रहे हो बेटा, ऑनलाइन क्लास है आपकी, क्या हुआ ऑफलाइन में क्या दिक्कत हो गई आपको, ऑफलाइन क्लास क्यों होगी, ऑनलाइन ही चल रही है बेटा। अरे मैडम जी धीरे धीरे प्लीज, हम सबको छोड़कर भाग रही हैं। मैं तो धीरे धीरे ही पढ़ा रही हूं बेटा, आवाज धर्राटे काट रही है। चलो तो सुनो, है ना, हमारे बारे में भी बात करें, कभी आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर में जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है या अतिरिक्त ऊर्जा जो होती है वो किस रूप में संचित होती है, तो आप बताएंगे ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। अब दूसरा प्रश्न जो यहां से बनेगा कि भैया ये हमारे शरीर की संचित ऊर्जा तो है, स्टोर एनर्जी तो है, बट ये एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, हमारे शरीर में। तो याद रखना बेटा ये ग्लाइकोजन हमारे शरीर में 2 जगह स्टोर होता है, एक तो हमारे
हमारे लीवर में और दूसरा हमारी मसल्स में। यानी ग्लाइकोजन का संचय शरीर में कहाँ होता है? यकृत में होता है और पेशियों में होता है। ठीक है, तो याद रखना यकृत में और पेशी में संचित होता है ग्लाइकोजन। ये भी एग्जाम का बना हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो ग्लाइकोजन से दो चीजें आपको याद रखनी है, जंतु शरीर की या हमारे शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा है ये, या संचित ऊर्जा है, या ये कहां स्टोर होती है? तो आप बोलेंगे यकृत में या फिर पेशियों में स्टोर होती है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, चलो। वॉइस अभी भी कट रही है, तुम्हारी क्लास में क्यों दिक्कत करता है पता नहीं चल रहा है मुझे ये माइक। अगले नंबर पे लिखो बेटा स्टार्च, सेकंड नंबर पर लिखो स्टार्च, जिसको आप हिंदी में बोलते हो मंड। ठीक है, मंड ये क्या है? तो बेटा मंड के बारे में पहली बात याद रखना, जंतु शरीर की अभी हमने बात करी थी, तो अब बात करेंगे पौधों के शरीर की। ठीक है, तो पौधों में संचित ऊर्जा, ठीक है, पौधों में संचित ऊर्जा। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि पौधों के अंदर जो संचित ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है। इससे पहले अभी हमने जंतुओं की बात करी थी या हमारी बात करी थी? तो हमारे अंदर जो संचित ऊर्जा थी वो ग्लाइकोजन थी। कहाँ स्टोर हो रही थी? लीवर में और पेशियों में। अगर आपसे पूछे कि पौधों में संचित ऊर्जा कौन सी होती है, किस रूप में पौधों में ऊर्जा संचित होती है, तो बताएंगे स्टार्च की फॉर्म में या मंड की फॉर्म में। ठीक है, अब कहाँ होती है? इंग्लिश में क्या लिख सकते हो? स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी इन प्लांट। ठीक है, तो प्लांट्स में पूछ ले तो बता दोगे स्टार्च, कभी जंतुओं में पूछ ले या मनुष्य में पूछ ले तो बता दोगे ग्लाइकोजन। अब पौधों में कहाँ होती है? तो बेटा याद रखना रूट्स में होती है। ठीक है, रूट्स में प्लस लीव्स। ठीक है, लीव्स यानी कि जड़ों में होगी और पत्तियों में होगी। ठीक है, जड़ों में होगी और पत्तियों में होगी, दो जगह होगी पौधों के अंदर। ठीक है, चलो तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई बच्चे बोल रहे हैं मैडम वॉइस तो सही आ रही है, कई बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो देखो बेटा नंबर 3 पर क्या लिखना है? नंबर 3 पर लिखोगे आप लोग कि मैंने लिखवाया था आपको काइटिन, तो काइटिन लिखते हैं नंबर 3 पर। काइटिन हिंदी में भी क्या बोलते हैं? काइटिन। ठीक है, चलो काइटिन क्या है बेटा? तो काइटिन के बारे में भी क्या याद रखना है? पहला पॉइंट, ये जो काइटिन होता है ना, ये कीट पतंगों का बाह्य कंकाल बनाता है। तो लिख लेना कीट पतंगों का बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। ठीक है, काइटिन का बना होता है। एक नंबर में क्वेश्चन आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो याद रखना आपको ये पूछा जाता है कि जो कीट पतंग होते हैं उनका जो बाह्य कंकाल होता है किसका बना होता है। पहले मैं लिख दूं फिर समझाती हूं। ठीक है, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, इंग्लिश में लिख लेते हैं एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, तो याद रखना। अब मैडम ये क्या है? कीट पतंगों का बाह्य कंकाल। आपने बेटा कॉकरोच देखा होगा, है ना? कॉकरोच देखा है, भूरे भूरी कलर का उसके पीठ पर पूरा मतलब बना होता है वो। तो ये क्या है? बिल्कुल काफी है बेटा। बायोलॉजी जो मैं आपको पढ़ा रही हूं वो हर कंपटीशन के लिए, केवल नीट और मेडिकल को छोड़कर किसी भी एग्जाम के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए कर सकते हो मेरी क्लास से आप बायोलॉजी, जहां भी पूछी जाती है, केवल नीट और बायोलॉजी, नीट और मेडिकल को छोड़कर, क्योंकि वहां थोड़ा सा लेवल और ज्यादा डीपली आता है। ठीक है, तो याद रखना बेटा काइटिन क्या करता है? कीट पतंगों के बाह्य कंकाल को बनाने का काम करता है। आपने कॉकरोच देखा है, कॉकरोच का देखा होगा, भूरा भूरा ऊपर से होता है, तो वो क्या है? काइटिन। आपने चेंटा देखा होगा, चेंटा काला काला होता है, क्या है? वो काइटिन है। आपने बटरफ्लाई के पंख देखे होंगे, क्या है? वो काइटिन है। मच्छर मक्खी ये सब क्या है? काइटिन के बने हैं। तो याद रखना जितने भी कीट पतंगे होते हैं इनका बाह्य कंकाल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको यहां से बेटा? तो दूसरा पॉइंट याद रखना, आपने देखे होंगे बेटा फंगस, जिसको आप कवक बोलते हो कई बार। ठीक है,
तो याद रखना कवकों की कोशिका भित्ति। दूसरा पॉइंट भी याद रखना, पूछा जाता है कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेटा कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, याद रखेंगे ये बात भी। इंग्लिश में लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ कि कवक क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए सेल वॉल ऑफ फंगस। सेल वॉल ऑफ फंगस, फंगस मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, तो याद रखना बेटा जितने भी आपके वो होते हैं कवक, बेटा मशरूम देखा है? मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक होता है। आपने रोटी को देखा? रोटी पर या अचार पर फुई लग जाती है जिसको आप बोलते हो, तो वो भी क्या है? फंगस है। तो रोटी पर या मशरूम वगैरह की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल क्या होता है मैडम? तो जब कोशिका पढ़ाऊंगी ना तो वहां बताऊंगी कि सेल वॉल क्या होता है या कोशिका भित्ति। अब इतना समझ लो कि मान लीजिए ये एक कवक है और इस कवक के सबसे बाहर की तरफ ये जो आवरण आपको दिख रहा है, जिसको मैं आपको रेड कलर से दिखा रही हूं, ऐसे बाहर की तरफ एक आवरण होता है जिसको आप कोशिका भित्ति बोलते हो। ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है पूरी कोशिका को। ठीक है, कोशिका भित्ति पढ़ेंगे इसको आगे। तो ये 2 पॉइंट आपको काइटिन से याद रखने हैं। बायोलॉजी से बेटा आपको 3 या 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं आराम से। ठीक है, चलो काइटिन पढ़ लिया हमने, स्टार्च पढ़ लिया, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। बात कर लेते हैं पैक्टिन की। नंबर 4 पर लिखो पैक्टिन। पैक्टिन, ठीक है, एक और एग्जांपल इसमें रह गया, यही लिखवा दूंगी, पैक्टिन। तो बेटा पैक्टिन के बारे में सुनना है, क्या है पैक्टिन? तो याद रखोगे जो पादप होते हैं, ठीक है, पादप, तो पादपों की कोशिका भित्ति का घटक, कोशिका भित्ति का घटक होता है ये। ठीक है, यानी कि पादपों के अंदर जो सेल वॉल होती है, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल। जो बेटा पादप होते हैं, प्लांट होते हैं, उनके अंदर भी कोशिका भित्ति होती है। जैसे उनकी कोशिका है सेल, ये सेल है एक प्लांट सेल, इसके चारों तरफ इस तरीके से आपको एक बाहर की तरफ आवरण नजर आएगा जिसको आप क्या बोलोगे? सेल वॉल। तो ये किसका घटक होती है? यानी ये किसकी बनी हो सकती है? कई बार पैक्टिन की भी बनी हो सकती है, याद रखना। ठीक है, आगे आ जाओ। पैक्टिन से इतना याद रखना है बस। नंबर 5 पर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सेल्यूलोस। ठीक है, सेल्यूलोस, इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में। सेल्यूलोस, ठीक है, तो सेल्यूलोस के बारे में सुनो, ये क्या होता है सेल्यूलोस? ये भी एक पॉलीसेकेराइड है बेटा सेल्यूलोस। और इसके बारे में जो पॉइंट आपको याद रखने हैं, नंबर 1 पर क्या याद रखोगे बेटा? याद रखना मेनली, मैंने अभी क्या बताया आपको? मैंने बोला कि भैया जो पादपों की कोशिका भित्ति है उसका घटक पैक्टिन भी होता है। घटक मैंने बोला यानी कुछ पार्ट पैक्टिन का बना होगा, बट मुख्यतः जो पादपों की कोशिका भित्ति होती है, जो पूरी सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सेल्यूलोस की। ठीक है, क्या हुआ शिवम पांडे जी? आपका कमेंट मुझे दिख रहा है, जल्दी बताओ। कितने दिन में मत पूछो, बस एग्जाम से पहले और रिवीजन कराना है। ठीक है, हाँ मेरी घड़ी खराब चल रही है। ठीक है, चलो संदीप जी अब मुझे मक्खन मत लगाओ, ठीक है, पढ़ लो। चलो देखो अब मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो पादप होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना, स्टार लगाकर लिख रही हूं। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा पादपों की कोशिका भित्ति, पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोस की बनी होती है। ठीक है, किसकी? सेल्यूलोस की बनी होती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोस की। सेल वॉल ऑफ प्लांट्स की मैं बात कर रही हूं, पौधों की। सेल वॉल ऑफ प्लांट्स
मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कभी कि जंतुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो बेटा जंतुओं के शरीर की जो सेल हैं उनमें तो कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। उस बात को पढ़ाऊंगी बाद में, जंतुओं में होती ही नहीं है, याद रखना। पादपों में होती है केवल, और किसकी बनी होती है, सेल्यूलोस की। क्या है सेल्यूलोस? एक पॉलीसेकेराइड है मैडम, अभी अभी आपने बताया। ठीक है, अब इसके बारे में और पॉइंट सुनो बेटा सेल्यूलोस के बारे में। ये जो सेल्यूलोस होता है ये पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी पूछा जाता है कि पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ, लिख लेना, पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, कौन है तो बताएंगे सेल्यूलोस है। ठीक है, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट किंगडम, यानी पौधों की अगर हम बात करें, पौधों के पूरे साम्राज्य की बात करें, इस ब्रह्मांड में जितने भी पौधे हैं उनकी बात करें, तो पौधों में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा देखने को मिलता है? यही देखने को मिलता है सेल्यूलोस। ठीक है, और किस सेल्यूलोस क्या बनाने का काम कर रहा है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल बनाने का काम कर रहा है, अभी अभी बताया। ये टफ क्यों हो जाती है, ये सबसे हार्डेस्ट क्यों है बेटा? क्योंकि इसमें पानी जो होता है, वाटर जो होता है, एकदम 0% होता है। पानी का अमाउंट इसमें कितना होता है? 0% सेल्यूलोस के अंदर। तो एकदम टफ हो जाता है, ये एकदम टाइट हो जाता है, इसीलिए सबसे हार्डेस्ट है। ठीक है, हाँ बेटा सभी एग्जाम में आते हैं मोस्टली बायोलॉजी के क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री एक बार को नहीं मिलेगी, बट बायोलॉजी तो मोस्टली मिलती ही है, याद रखना। ठीक, तो सेल्यूलोस के बारे में इतनी बातें आपने याद रख ली बेटा। पादपों की कोशिका भित्ति बनाती है और पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ है, क्योंकि इसमें पानी एकदम 0% होता है। ठीक, आगे चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं नंबर 6 पर, हैपेरिन की। हैपेरिन को मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूं बेटा, है ना। हैपेरिन हमने ब्लड में पढ़ लिया था और मैंने आपको पढ़ाया भी था कि क्या काम करता है। ये हमारी धमनी और शिराओं में, ठीक है, धमनी और शिराओं में रुधिर को जमने से बचाता है, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, धमनी और शिराओं में रुधिर को जमने से बचाता है। आपकी बॉडी में अभी अभी ब्लड बह रहा है, तो उस ब्लड को जमने से बचाने का काम किसका है? तो आप बताएंगे हैपेरिन का। ठीक है, तो याद रखेंगे ये बात। तो हमारी धमनी और शिराओं में रुधिर को जमने से बचाने का काम किसका होता है? इसी का होता है, हैपेरिन का। इट प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द आर्टरीज एंड वेन, मैंने ब्लड में आपको अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे सुनो मेरी बात। ठीक है, अब आगे सुनो मेरी बात। आप लोग, आपने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीटली, कार्बोहाइड्रेट्स के सारे टाइप पढ़ लिए हैं। ठीक है, काइटिन या फिर आपको पैक्टिन या फिर सेल्यूलोस, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा न्यूट्रिशन के आगे। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे बेटा क्या? विटामिन। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे आप लोग क्या? विटामिन। बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन, जिसको आप विटामिन्स भी बोलते हो। ठीक है, तो विटामिन्स के बारे में बात करते हैं, विटामिन्स पढ़ेंगे। देखो बेटा, विटामिन्स के बारे में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले विटामिन की खोज किसने करी थी, ये आपको पढ़ना है। तो विटामिन को खोजा था एक साइंटिस्ट कैसमीर फंक ने। ठीक है, याद रखना, कैसमीर फंक एक वैज्ञानिक थे, 1911 में डिस्कवर करा था इन्होंने विटामिन को। ठीक है, कैसमीर फंक, क्लियर? कैसमीर फंक। क्या होते हैं मैडम विटामिन जो होते हैं? तो बेटा कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक होती हैं विटामिन। क्या होती है विटामिन? कार्बनिक यौगिक होती हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिक यानी कार्बन के ही कंपाउंड होते हैं। तो कैसे लिख सकते हो? कार्बोनिक कंपाउंड। ठीक है, एक नंबर में डायरेक्ट पूछेगा कि विटामिन क्या होती हैं, तो बता दोगे कार्बनिक यौगिक होती है, कार्बनिक कंपाउंड होती है। किसने डिस्कवर करा था? कैसमीर फंक ने डिस्कवर करा था विटामिन को। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 1901 नहीं बेटा, 1911। ठीक है,
चलो अब सुनो मेरी बात कश्मीर फंक के बारे में। कहीं कहीं पर जब आपको विटामिन की डिस्कवरी पूछेगा ना, तो एक और नाम आपको याद रखना है, हॉपकिंस। क्या नाम याद रखना है, मैं लिख देती हूं ब्रैकेट में, हॉपकिंस। ठीक है, हॉपकिंस। कई बुक्स में आपको हॉपकिंस के नाम से भी देखने को मिलेगा विटामिन की डिस्कवरी। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो आपको करना है वो कश्मीर फंक ही करना है, क्योंकि एक्चुअल में हॉपकिंस जो थे इन्होंने विटामिन वर्ड को दिया था, विटामिन शब्द को दिया था, बट डिस्कवरी का श्रेय जो जाता है वो इन्हीं को जाता है, कश्मीर फंक को। ठीक है बेटा, केमिकल फॉर्मूला नवेद खान जी, इनके केमिकल फॉर्मूला आपको नहीं पूछे जाएंगे, याद रखना। केवल ग्लूकोज का कई बार आपको पूछा जाएगा, तो मैं लिख देती हूं यहां C6H12O6। यही इनके केमिकल फॉर्मूला आपको केवल ग्लूकोज का पूछा जाएगा, वो भी केमिस्ट्री में बेसिकली, या फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, चलो इंटरेस्टिंग ही होनी चाहिए। ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखो। चलो, कश्मीर फंक ने डिस्कवर करा किसको, विटामिन को। क्या होती है विटामिन, कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बन की बनी हुई कंपाउंड होती है। ठीक है, क्या काम करती है हमारे शरीर में, जैसे मैंने आपको बोला कि भैया जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं, तो विटामिन क्या काम करती हैं। तो विटामिन के फंक्शन की या विटामिन के वर्क की अगर हम बात करेंगे, तो बेटा ये हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करती हैं। तो याद रखना, शरीर की जैविक क्रियाओं को, ठीक है, शरीर की जैविक क्रियाएं कराती हैं। ठीक है, शरीर की जैविक क्रियाएं कराती है। जैविक क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, आप खाना खा रहे हो, आपके अंदर क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, आपके अंदर एक्सक्रीशन हो रहा है, आप सांस ले रहे हो, रेस्पिरेशन कर रहे हो, रिप्रोडक्शन कर रहे हो, आपकी बॉडी में हार्मोन बन रहे हैं, आपकी बॉडी में एंजाइम बन रहे हैं, तो उन सब के लिए हेल्पफुल होती हैं ये सारी विटामिन जो आप खाते हो। ठीक है, तो विटामिन क्या काम कर रही है, शरीर की जैविक क्रियाएं कराती हैं। कि क्या कराती हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन कराती हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल रिएक्शन कराती हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या, जैविक क्रियाएं क्या, तो जीवन के लिए जरूरी क्रियाएं ही होती हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन। आप जिंदा हैं, आप में जीवन है, तो आप क्या क्या कर रहे हो, आपके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, आप सांस ले रहे हो यानी रेस्पिरेशन कर रहे हो, आपके लंग्स है अंदर, आपकी किडनी उत्सर्जन का काम कर रही है, आप में हार्मोन बन रहे हैं, आप में एंजाइम बन रहे हैं, तो ये सारी क्रियाएं कराने का काम विटामिन का होता है। अब आ जाओ जल्दी से विटामिन के टाइप्स पर बात करते हैं कि विटामिन्स जो होती हैं, विटामिन्स जो होती हैं, एक सेकंड, विटामिन्स जो होती हैं इनके अंदर, आवाज वगैरह क्लियर है ना, मुझे कॉल क्यों आ रहा है वहां से। हाँ, अभी बताएंगे कितने विटामिन होते हैं, 13 के आसपास आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो सुनो अब और बातें विटामिन के बारे में। बेटा ये जो विटामिन होती हैं इनके टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, विटामिन के टाइप्स की अगर हम बात करें, विटामिन के प्रकार कितने होते हैं अगर मैं आपको बताऊं, तो 2 टाइप्स की होती हैं विटामिन्स। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो आइए विटामिन्स के टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, विटामिन्स के टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं, क्या होते हैं विटामिन्स के टाइप। विटामिन के टाइप पढ़ने से पहले एक मेरी बात सुन लो बेटा, आप जो विटामिन के टाइप पढ़ोगे ना, उससे पहले एक चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो हमें कुछ बीमारियां हो जाती हैं, तो उन बीमारियों को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना बेटा, विटामिन की कमी से, ठीक है, विटामिन की कमी से होने वाली, ठीक है, होने वाली या होने वाले रोगों को या होने वाली बीमारियां, होने वाली बीमारियों को क्या कहते हैं बेटा, तो याद रखना अल्पता रोग। ठीक है, अल्पता रोग कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये, याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि जब हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है, तो विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों को हम अल्पता रोग कहते हैं, या
डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफिशियंसी डिजीजेस कहते हैं, अल्पता रोग कहते हैं, याद रखना, ठीक है। अल्पता रोग, क्लियर। अल्पता यानी किसी चीज की कमी होने वाली है, और किसकी कमी? विटामिन की कमी। तो विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी को अल्पता रोग कहते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, पहले इसको तो पढ़ लो। अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ भैया विटामिन के टाइप्स पढ़ने वाले हम लोग की भैया कितने तरीके की विटामिन, और इसको याद करने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बताती हूं, ठीक है। चलो बात करते हैं विटामिन के टाइप्स की। टाइप्स ऑफ विटामिन या विटामिन, ठीक है। देखो पढ़ लो पहले, देखो कैसे। मेरे पास 2 ग्लास हैं बेटा, ठीक है। क्या है मेरे पास? 2 ग्लास। मैंने 2 ग्लास लिए हुए हैं, ठीक। अब मैंने करा क्या, इस ग्लास में मैंने ले लिया पानी। इस ग्लास में मैंने क्या लिया बेटा? पानी ले लिया है। इस ग्लास में मैंने पानी लिया, और दूसरे ग्लास में मैंने ऑयल ले लिया है। क्या ले लिया है? ऑयल यानी कि तेल। इस ग्लास में क्या लिया मैंने? पानी लिया, ये वाटर है, इसके अंदर पानी है, ठीक है, जल जिसको आप बोलते हो। और इस ग्लास में मैंने क्या ले लिया? ऑयल ले लिया, यानी कि तेल ले लिया, ठीक है। और तेल क्या होता है? फैट होता है ना, तेल वसा होती है, वसा, ठीक है। तो एक कीड़ा आता है बेटा, उड़ता उड़ता, क्या आता है? एक कीड़ा आता है, बहुत ही सुंदर सा एक कीड़ा आता है। देखना मेरा कीड़ा कैसा है ये, ठीक है। एक बहुत ही सुंदर सा कीड़ा आया उड़ता उड़ता, ठीक। एक कीड़ा आता है तो बेचारा पहले वो यहां बैठता है पानी वाले ग्लास पर। तो जब ये पानी वाले ग्लास पर बैठा तो बेचारा क्या हुआ? डूब गया। क्या हुआ? ये कीड़ा डूब गया बेचारा, ठीक है। लेकिन जैसे ये दोबारा से ऊपर चढ़ा कैसे तैसे, और जाकर जब इस पर बैठा ऑयल वाले पर, ठीक है, किस पर बैठा? ऑयल वाले पर। तो अरे रुको एक सेकंड, ये कीड़ा, ये पानी वाला गिलास है। एक बार फिर से सुनो, ये पानी वाला गिलास है ना, ठीक है। इसमें मैंने क्या भरा? पानी। तो एक कीड़ा आता है बेटा उड़ता उड़ता, ठीक है। वो पानी वाले ग्लास पर बैठता है। तो यहां क्या होगा? जब पानी वाले ग्लास पर बैठा तो उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, एक तरीके से यहीं बैठा रहा वो, ठीक है। लेकिन जब दोबारा से ये कीड़ा उड़ा और इस ऑयल वाले ग्लास पर जाकर बैठा, कौन? कीड़ा, तो बेचारा नीचे डूब गया। किस में डूब गया? ऑयल में डूब गया। कौन डूब गया? कीड़ा डूब गया। याद रखना, कीड़ा डूब गया। तो बेटा 4 विटामिन ऐसी विटामिन है जिनको आप फैट सोल्यूबल बोलते हो, या जिनको आप वाटर सोल्यूबल नहीं कह सकते। देखो ध्यान से सुनो, एक बात फिर बताती हूं इसको। अगर विटामिन के टाइप्स हम लोग पढ़ें तो 2 तरीके की होती हैं विटामिन। एक होती है वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, ठीक है, वसा में घुलनशील, जिसको आप फैट सोल्यूबल बोलते हो, फैट सोल्यूबल। और दूसरी होती है वाटर सोल्यूबल, ठीक है, वाटर सोल्यूबल, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा? जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, ठीक है। 2 तरीके की विटामिन होती है, एक फैट में घुल जाती है जिसको फैट सोल्यूबल बोलोगे, वसा में घुलनशील बोलोगे। दूसरी पानी में घुल जाती है जिसको वाटर सोल्यूबल बोलोगे, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं, तो आप बोलोगे मैडम 4 हैं। कौन सी? अभी अभी कीड़ा पढ़ा था ना, कीड़ा, तो KEDA, ये कीड़ा किसमें डूब गया था? ये कीड़ा किसमें डूब गया था? तो अभी अभी मैडम आपने बोला कि ये जो कीड़ा आया था बेचारा, ये तेल में डूब गया था, फैट में डूब गया था। तो सिर्फ इतना याद रख लो, इतना दिमाग में बैठा लो कि कीड़ा तेल में डूब गया था, कीड़ा तेल में डूब गया था, ठीक है। आप बात समझ में आई? अच्छा, भैंस गई पानी में, हाँ ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखना कीड़ा किस में डूब गया था? तेल में डूब गया था। तो तेल में घुलने वाली 4 विटामिन होती है KEDA। बाकी की जो
के इनको छोड़कर होंगी, इन चारों को छोड़कर होंगी, वो होंगी सारी की सारी वाटर सोल्यूबल। और वाटर सोल्यूबल कितनी? 2 होती हैं, BC याद रखना। B और C यानी 2 विटामिन ऐसी हैं जो पानी में घुल जाती हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि कौन सी विटामिन इनमें से जल में घुलनशील है, तो आपको ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं, आपके दिमाग पर इतना प्रेशर होता है, क्वेश्चन गलत करके आते हो तो ये याद रख के जाना कि भैया कीड़ा तो वर्षा में घुल गया था, तेल में डूब गया, बाकी सारी पानी में डूब गई। ठीक है, तो बस 4 को रट लो। ये कीड़ा है जो पानी में नहीं घुलता, ये तेल में डूब जाता है। तो तेल में घुलने वाला कीड़ा, ये याद रखो, तेल में घुलने वाला कीड़ा। तो कीड़ा ये सारी की चारों वसा में घुलने वाली विटामिन होती हैं। बाकी इनको छोड़कर बची क्या? बची B और बची C। तो ये क्या होती हैं? ये जल में घुलनशील है। ठीक है, अब B के अंदर आती हैं बहुत सारी विटामिन, जिसको आप बोलते हो B कॉम्प्लेक्स, जिसको आप बोलते हो B कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C। अगर मैं आपको सिंपली बोलूं, विटामिन B और विटामिन C केवल 2 विटामिन ऐसी जो पानी में घुलती हैं, लेकिन विटामिन B के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप है बेटा। विटामिन B अपने आप में बहुत सारी विटामिन को समेटे हुए है, जिसको आप बोलते हो, एक ग्रुप का है, ग्रुप को आप क्या बोलते हो? B कॉम्प्लेक्स विटामिन। ठीक है, B कॉम्प्लेक्स विटामिन। तो बेटा याद रखना, B कॉम्प्लेक्स से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, B कॉम्प्लेक्स से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, कैसे कैसे पूछा जाएगा? इनमें से कौन सी विटामिन B कॉम्प्लेक्स में आने वाली विटामिन नहीं है, ऐसे करके पूछेगा। तो नहीं तो जब भी बताओगे ना, जब ये पता हो कि कौन कौन सी B कॉम्प्लेक्स में आती हैं। तो याद रखना, B कॉम्प्लेक्स में आने वाली विटामिन कौन सी? बेटा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है समूह। तो जब बहुत सारी विटामिन एक ग्रुप में जुड़ जाए, एक समूह में आ जाए, उसी को B कॉम्प्लेक्स बोलोगे। तो जब इस ग्रुप को खोल दोगे तो कौन कौन सी विटामिन निकलेंगी? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ये है बेटा B कॉम्प्लेक्स के अंदर आने वाली विटामिन। ठीक है, इनमें से जो नंबर बीच बीच में गायब है ना, वो कोई विटामिन नहीं होती। आपको पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी B कॉम्प्लेक्स की विटामिन नहीं है, तो भैया आपको B1 भी दे दिया, B2 भी दे दिया, B3 भी दे दिया, अगला ऑप्शन आपको B4 लगा के दे देगा। तो आपको पता है B4 कोई विटामिन नहीं है, और नहीं वाला क्वेश्चन जब पूछ रहा है तो इसी को आप सही कर आओगे, 1 नंबर हो गया आपका। ठीक है, हाँ, कीड़ा तेल में डूब गया, बस ये याद रखो। ठीक है, तो KEDA, ये कीड़ा की स्पेलिंग याद रखना, ये फैट सोल्यूबल होती है। इनको छोड़कर क्या होती हैं? सारी की सारी वाटर सोल्यूबल। मेरा एक क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ब्लड में इंफेक्शन किस कारण होता है और ब्लड कैंसर। बेटा ब्लड में इंफेक्शन कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी कर सकते हैं, वायरस भी कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, और ब्लड कैंसर कब होगा? जब आपकी बॉडी में WBC जो होती हैं उनका नंबर इंक्रीज हो जाए। मैंने बोला था WBC कितनी होंगी? 8 से 10,000 होंगी, लेकिन जब इनकी संख्या आपके शरीर में 50,000 या 1 लाख पहुंच जाए WBC की संख्या, तो आपको ल्यूकेमिया हो जाता है, जिसको आप ब्लड कैंसर बोलते हो। ठीक है, तो ये होता है ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया। जैसा आपको बढ़िया लगे, ट्रिक बहुत है, जैसा आपको जो आपको इजी लगे वो आप याद रखना। ठीक है बेटा, चलो तो अब याद रखना, B कॉम्प्लेक्स के अंदर आने वाली विटामिन ये होती है, और इनसे अलग कोई विटामिन नहीं होती B कॉम्प्लेक्स में आने वाली। तो आ जाओ, अब आप लोग हेडिंग डालो, विटामिन, कौन सी विटामिन पढ़ेंगे पहले? फैट सोल्यूबल। ठीक है, फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, जो वसा में घुलनशील होती हैं। ठीक है, और मैंने अभी अभी बताया था वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं? तो कीड़ा आपको याद रखना है, कीड़ा। चलो तो कीड़े को पढ़ते हैं, कीड़े की एक एक टांग उठाते हैं आज, है ना, कीड़े की एक एक टांग उठा ली जाए। तो कीड़े का सबसे आगे वाला पैर है विटामिन के, तो हेडिंग डाल दो विटामिन के,
विटामिन के पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। देखो किसी भी विटामिन के बारे में क्या क्वेश्चन आएंगे, उसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछेगा या केमिकल नेम भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो पहली हेडिंग होगी केमिकल नेम क्या होगा, तो पहली हेडिंग देंगे विटामिन के का केमिकल नेम क्या होगा, केमिकल नेम, ठीक है। रासायनिक नाम हिंदी में बोलोगे रासायनिक नाम, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा, तो रासायनिक नाम होगा फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन, याद रखना, ठीक है। फाइलोक्विनोन, ठीक है। विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है, फाइलोक्विनोन। एक और नाम होता है इसका, केमिकल नेम ही होता है एक और, नैफ्थोक्विनोन, इसको नैफ्थोक्विनोन भी बोलते हैं, नैफ्थोक्विनोन, ठीक है। तो नैफ्थोक्विनोन, तो फाइलोक्विनोन आ जाए, नैफ्थोक्विनोन आ जाए, दोनों ही नाम किसके हैं, विटामिन के केमिकल नेम है, याद रखना, ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ, किसका पोस्टमार्टम कर दो, समरीन जी कर दो, कीड़े का पोस्टमार्टम कर दो, चलो। तो फाइलोक्विनोन या नैफ्थोक्विनोन दोनों ही विटामिन के रासायनिक नाम है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, याद रखना, ठीक है। ये तो बात हो गई रासायनिक नाम की, अब बात कर लेते हैं कॉमन नेम की, यानी इस विटामिन को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, ठीक है। कई बार कॉमन नेम भी आता है, साधारण नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, साधारण नाम। तो विटामिन के को हम लोग ब्लड क्लॉटिंग विटामिन भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन भी इसको बोलते हैं। या एक और इसका नाम है बेटा, जब आप साधारण या कॉमन नेम की बात कर रहे हो, इसी को आप हेमोफिलिक विटामिन भी बोलते हो, हेमोफिलिक विटामिन। जब मैंने आपको ब्लड पढ़ाया था तो याद करो उस बात को, मैंने आपको पढ़ाया कि हमारी बॉडी में रुधिर का थक्का जमाने वाली एक विटामिन होती है जिसका नाम है विटामिन के। याददाश्त आई होगी वापस, है ना, क्या गजनी तो नहीं हो, याददाश्त वापस आ गई होगी। तो बेटा ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्प करती है विटामिन के, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसीलिए इसको ब्लड क्लॉटिंग विटामिन बोलते हैं। और इस विटामिन की कमी के कारण एक जेनेटिक रोग होता है, एक आनुवंशिक रोग होता है जिसको आप बोलते हो हेमोफीलिया, ठीक है, हेमोफीलिया। तो इसको आप हेमोफिलिक विटामिन के नाम से भी जानते हो, हेमोफिलिक विटामिन। पढ़ाएंगे हेमोफीलिया को जब आपको रोग पढ़ाएंगे, जब आपको बीमारियां पढ़ाएंगे, आनुवंशिक रोग, वहां पढ़ाऊंगी। अभी के लिए इतना याद रखो, ठीक है। आगे सुनो, इस विटामिन की डिफिशियंसी डिजीज क्या होगी, ये आपसे पूछेगा। बोला था ना कि विटामिन की कमी से हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उनको क्या बोलते हो, अल्पता रोग। तो पूछेगा विटामिन के की कमी से होने वाला अल्पता रोग कौन सा होता है। तो बेटा अब लिखेंगे अल्पता रोग यानी डिफिशियंसी डिजीज। इसकी डिफिशियंसी डिजीज कौन सी होगी, अल्पता रोग कौन सा होगा। विटामिन के की कमी से आपके शरीर में कौन सी बीमारी होगी। तो बेटा बीमारी तो कोई नहीं होती, बट एक सिम्टम आपके शरीर में आ जाता है, क्या, रुधिर का थक्का नहीं जमता, रुधिर का थक्का नहीं जमता, ठीक है, नहीं जमता है। ब्लड क्लॉटिंग इज नॉट डन, ब्लड क्लॉटिंग इज नॉट डन। यानी कि अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो गई तो चोट आपको लग जाएगी, तो ब्लड बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा, ब्लड बंद नहीं होगा, यानी रुधिर का थक्का नहीं जम पाएगा। क्योंकि बताया था ना ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होती है विटामिन के, 4-5 फैक्टर लिखवाए थे ना ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जब ब्लड पढ़ रहे थे। तो याद रखना विटामिन के की कमी होने पर आपको रुधिर का थक्का नहीं जमेगा। और ये सिम्टम किस बीमारी का है, तो बेटा ये जो हेमोफीलिया मैंने लिखा हुआ है ना, इस बीमारी में भी सेम यही होता है। अगर हेमोफीलिया वाले व्यक्तियों को चोट लग जाए तो इनके शरीर में रुधिर का थक्का नहीं जमता, इनके ब्लड की क्लॉटिंग हो नहीं पाती अपने आप नेचुरली, इनको इंजेक्शन लगवाकर ब्लड की क्लॉटिंग करवानी पड़ती है। यानी चोट लगने पर ब्लड बहना इनका रुकेगा नहीं, लगातार बहता रहेगा। इसीलिए इनको डॉक्टर के पास जाकर क्या करवाना पड़ता है, इंजेक्शन लगवाना पड़ता है विटामिन के का, याद रखना, ठीक है।
बात समझ में आई? और जिन लोगों की आप सर्जरी करते हो ना ऑपरेशन से पहले, उनके शरीर में भी विटामिन के की आवश्यक मात्रा कितनी है, यानी कितना विटामिन के है, ये चेक करा जाता है। क्योंकि अगर कमी है तो ऑपरेशन पर जो खून निकलेगा फिर वो बंद नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना विटामिन के हमारे रुधिर का थक्का जमाने वाली विटामिन से संबंधित है। ठीक है, अब आ जाओ सोर्सेस पर। भैया क्या खाया जाए जो विटामिन के हमारे अंदर बने? ठीक है, तो विटामिन के सोर्सेस क्या क्या होंगे? सोर्सेस बेटा मैं आपको वही मेन लिखवाऊंगी जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं हरी सब्जियां सभी का सोर्स होती है, बेसिकली सभी सब विटामिन हरी सब्जियों में होती हैं। अगर मैं आपको बोलूं मीट, मांस में भी ऑलमोस्ट सारी विटामिन होती हैं। अगर मैं आपको बोलूं मिल्क, दूध, तो दूध में भी मोस्टली सारी विटामिन, केवल कौन सी नहीं, सी नहीं होगी और आयरन नहीं, उसको लिखवाऊंगी बाद में। ठीक है, तो याद रखना ये किस किस में होती है। फ्रूट्स की अगर बात करूं तो बनाना में, केले में बहुत अच्छी मात्रा में होती है। ठीक है, केले में पोटेशियम या विटामिन के होती है। ठीक है, तो हरी सब्जियां, मांस होता है, दूध होता है, केले में होती है। याद रखेंगे ये सारी बातें। ठीक है, कोई स्पेशल सोर्स नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। हाँ, 8th फैक्टर उसका सिर्फ नाम है। फैक्टर वहां 4 ही काम करेंगे, बट 8th फैक्टर उसको नाम बोला जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर 8 चीजें आप पढ़ोगे, 4 ही चीजें पढ़नी है। 8th फैक्टर सिर्फ उसका नाम है। ठीक है, तो याद रखना ये सारी चीजें विटामिन के बारे में। आगे आ जाओ, अगली विटामिन कीड़े का के तो तोड़ लिया। अगली विटामिन यानी ई, विटामिन ई, विटामिन ई। ठीक है, पहला पॉइंट वही रहेगा, केमिकल नेम, केमिकल नेम, रासायनिक नाम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम क्या होगा विटामिन ई का? तो बेटा याद रखना टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। तो विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरोल। पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट विटामिन है, पहले ही बता रही हूं एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। स्टार लगा के लिखना, ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन ई। ठीक है, लड़कियां इस विटामिन के बिना जिंदा नहीं रह सकती, मर जाएंगी। ठीक है, हाँ जी, हीमोफीलिया को बोलते हैं रॉयल डिजीज, शाही रोग। पढ़ाऊंगी इसको मैं, जब आपको क्या पढ़ाऊंगी बेटा, जब मैं आपको पूरा एक एक करके लिखवा रही हूँ बेटा केमिकल नेम में। जब मैं आपको जेनेटिकली डिजीज पढ़ाऊंगी, आनुवंशिक रोग, वहां पर हीमोफीलिया। अभी विटामिन पर ध्यान दो। ठीक है, चलो केमिकल नेम हमने लिख लिया, क्या होता है, टोकोफेरोल होता है ई का। याद रखना कॉमन नेम देखो क्या होता है, कॉमन नेम क्या होगा, तो इस विटामिन का साधारण नाम क्या होगा? तो इस विटामिन को क्या बोलते हैं? इस विटामिन को हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्यूटी विटामिन के नाम से इसको जानते हैं। सौंदर्य विटामिन बोलते हैं, सौंदर्य। ठीक है, सौंदर्य विटामिन यही होती है, याद रखना। इसीलिए मैंने बोला कि लड़कियां इस विटामिन के बिना मर जाएंगी, है ना। नए नए प्रोडक्ट लगाती रहती है ना लड़कियां, सौंदर्य, ब्यूटी लाना चाहती हैं अपने अंदर। और एक और नाम है इसको बेटा, रिप्रोडक्टिव विटामिन भी बोलते हैं। रेप्रोडक्टिव विटामिन भी इसी को बोलते हैं बेटा। ठीक है, प्रजनन विटामिन भी इसी को बोलते हैं, प्रजनन विटामिन। ये विटामिन हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्ट्रोंग करने के लिए और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के विकास में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। हमारे जो जनन अंग होते हैं उनके विकास के लिए ये विटामिन जरूरी है। मेल्स के अंदर स्पर्म्स बनाने के लिए जरूरी है और फीमेल्स के अंदर एग बनाने के लिए ये विटामिन होनी जरूरी है। कई बार जो लड़कियां होती हैं वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, गर्भ मतलब उनको गर्भ नहीं ठहर पाता है, तो विटामिन ई की कमी के
कारण ऐसा होता है, तो डॉक्टर फिर उनको विटामिन ई के सप्लीमेंट देते हैं, तब जाकर वो कंसीव करती हैं। कई बार पुरुषों के अंदर शुक्राणुओं का नंबर कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि विटामिन ई की कमी उनके अंदर हो जाती है। तो हमारे अंदर ये हमारे स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करने में या उनके निर्माण में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है विटामिन ई, इसीलिए इंपॉर्टेंट विटामिन हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको प्रजनन विटामिन भी बोलते हो। आगे आ जाओ, बात करते हैं इस विटामिन के डिफिशियंसी डिजीज क्या होंगी। मैं लिख रही हूं यहां पे डी करके। डी का मतलब क्या? डिफिशियंसी डिजीज, अल्पता रोग। ठीक है, अल्पता रोग। प्लीज मैम मेरा कमेंट, आशीष क्या बोल रहे हो बेटा? उपेंद्र जी अभी बेटा मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, घोर बेइज्जती नहीं है, मैं भी एक लड़की ही हूं। ठीक है, हाँ जी, केमिस्ट्री भी आती है बेटा, केमिस्ट्री भी आती है। ठीक है, आशीष जल्दी अपना कमेंट लिखिए, क्या बोल रहे हो आप? अब देखो इधर बेटा, विटामिन ई जो होती है इसकी डिफिशियंसी डिजीज अल्पता रोग क्या होगा? अल्पता रोग क्या होगा? तो बेटा इस विटामिन की कमी से पुरुषों की अगर मैं बात करती हूं, ठीक है, पुरुषों के अंदर क्या बीमारी होगी? मेल्स जो होते हैं इनके अंदर क्या बीमारी होगी? तो इनके अंदर हो जाता है नपुंसकता आ जाती है। ठीक है, नपुंसकता, पुरुषों के अंदर क्या होगा? नपुंसकता आ जाती है, स्टेरिलिटी आ जाती है। ठीक है, स्टेरिलिटी आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है। जो शुक्राणु है उनका नंबर कम हो जाता है, शुक्राणु नहीं बनते। और वहीं पर अगर मैं महिलाओं की बात करूं, ठीक है, महिला या फीमेल जो होती है इनकी अगर मैं बात करूं बेटा, तो फीमेल के अंदर बांझपन आ जाता है, बांझपन। ठीक है, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी इन फीमेल हो जाती है, याद रखना। ठीक है, फीमेल्स के अंदर बांझपन आ जाता है, इनफर्टिलिटी, और पुरुषों के अंदर स्टेरिलिटी यानी नपुंसकता आ जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? चलो बेटा मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं, मैं कमेंट ही पढ़ती रहूंगी तो पढ़ाऊंगी कब? ठीक है, चलो अब इसकी क्या लिखते हैं? सोर्सेज, विटामिन ई के सोर्सेज लिखते हैं। सिलेबस टाइम से खत्म करना है बेटा, कमेंट्स पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगी, आप रुक जाओ, लास्ट के 2-3 मिनट में मैं आपके कमेंट देखूंगी। ठीक है, वैसे भी मैंने आप लोगों को अपनी इंस्टा आईडी दी हुई है, अगर फिर भी आपका कमेंट नहीं हो पाता है सोल्व तो लिख लो। देखो, भानु भाटी 724, भानु भाटी 724 इंस्टा आईडी है बेटा। अगर फिर भी आपका कमेंट या आपका डाउट रह जाता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दो इंस्टा पर। ठीक है, मैं आपको क्या कर दूंगी? रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, मैं भी लगाती हूँ ब्यूटी। ठीक है, आप खुश, हैप्पी? वैसे मैं नहीं लगाती हूँ, ठीक है, मैं नेचुरली हूं। ठीक है, चलो अब सुनो इसके सोर्सेज बेटा। अब इसके सोर्सेज सुनेंगे, स्रोत क्या क्या होते हैं। तो जितने भी पानी वाले फल होते हैं बेटा, जिनमें पानी की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जैसे नारियल, ठीक है, कोकोनट जो होता है, नारियल, ठीक है, तरबूज होता है, तरबूज, वाटरमेलन, ठीक है, कुकुम्बर, खीरा, ठीक है, कुकुम्बर, खीरा, खीरे में बहुत अच्छी मात्रा में होती है, कुकुम्बर होता है, खीरा। ठीक, कुकुम्बर में बहुत अच्छी मात्रा में होती है, खीरा जो होता है। ठीक है, एलोवेरा में बहुत अच्छी मात्रा में होती है, सुना है ना, एलोवेरा का बहुत यूज करते हैं, एलोवेरा। इंस्टा चलाती हूँ बेटा, इंस्टा आईडी, अच्छा मैं इंस्टा नहीं चलाती तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपना छोड़ सकते हो बेटा कमेंट। ठीक है, टेलीग्राम पे मैं जुड़ चुकी हूँ, आप लोग वहां भी अपना कमेंट छोड़ सकते हो जो इंस्टा नहीं चला सकते। ठीक है, रिप्लाई लेने में थोड़ा देर लग सकती है बट दिक्कत वाली कोई बात नहीं, रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक, तो बेटा सोर्सेज में क्या, कोकोनट हो सकता है, तरबूज हो सकता है, कुकुम्बर हो सकता है, और मीट हो सकता है। ठीक है, मीट, मांस,
तो ये कुछ क्या है, मेन सोर्सेज होते हैं जो विटामिन ए के सोर्सेज हैं बेसिकली, ई के। ज्यादा कुछ यहां से नहीं पूछा, ये बाजार में भी मिलती है कैप्सूल्स के रूप में, विटामिन ई आती है ना, कैप्सूल आते हैं, ठीक है। चलो आगे आओ, अगली विटामिन, कीड़े का अगला काम कर देते हैं, विटामिन डी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं केमिकल नेम की, केमिकल नेम, रासायनिक नाम लिख लेना, आपको पता है, आपको केमिकल नेम को हिंदी में रासायनिक नाम बोल रहे हैं। तो केमिकल नेम क्या है बेटा, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, ठीक है, कैल्सीफेरोल। तो कैल्सीफेरोल होता है विटामिन डी का केमिकल नेम। देखो बेटा, विटामिन डी और कैल्शियम दोनों ही हमारी शरीर में हड्डियों के लिए जरूरी होते हैं। तो कैल्शियम और विटामिन डी दोनों को एक साथ ज्वाइंट करके पढ़ना है। विटामिन डी और उसका केमिकल नेम क्या, कैल्शियम से रिलेटेड है, कैल्सीफेरोल। कैल्सी देखते ही यानी कैल्शियम याद आएगा, और कैल्शियम देखते ही विटामिन डी याद आएगी, ठीक है। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों मिलकर हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ये बात याद रखना। कैल्शियम और विटामिन डी मिलकर, हाँ वही तो मैं इंग्लिश में लिखती हूँ सिर्फ, अब मैं यही करूंगी, ठीक है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने में मुझे टाइम वेस्ट होता है। अब सुनो, कैल्सीफेरोल याद रखेंगे। आ जाओ बेटा कॉमन नेम, साधारण नाम पर आ जाओ, कॉमन नेम क्या होगा इसका, तो बेटा इसको बोलते हैं सनलाइट विटामिन, सनलाइट विटामिन, ठीक है। तो सनलाइट विटामिन, सूरज से मिलने वाली विटामिन, ठीक है, सूरज या धूप से मिलने वाली विटामिन, ठीक है। तो सूरज या धूप से मिलने वाली विटामिन, इसी को बोला जाता है डी को। अब आ जाओ डी के क्या बेटा, इसका को अदर नेम लिखवा दिया, डिफिशियंसी डिजीज की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, तो डिफिशियंसी डिजीज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो इसकी कमी से दो बीमारियां होती हैं बेटा, दो बीमारियां होती हैं विटामिन डी की। तो दो बीमारियां याद रखनी है, एक रिकेट्स, नंबर 1 पर क्या याद रखोगे, रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स, जिसको आप सूखा रोग भी बोलते हो, सूखा रोग, ठीक है, सूखा रोग। और याद रखना हमेशा, ये सूखा रोग या रिकेट्स केवल बच्चों में होता है, अडल्ट्स में नहीं होता, ठीक है, ओनली चिल्ड्रन, ठीक है, याद रखना, ओनली चिल्ड्रन, केवल बच्चों में होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है, तो आप बता देंगे रिकेट्स होता है। दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर है ऑस्टियोमिलेटिस, 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 ठीक है, ऑस्टियोमिलेटिस। ये किस में होता है ऑस्टियोमिलेटिस, तो ये हमेशा अडल्ट्स में होता है, ठीक है, याद रखना, किस में होता है बेटा, अडल्ट्स में, वयस्कों में होता है, याद रखेंगे। तो ये दो क्वेश्चन आपको वयस्कों में कौन सा और बच्चों में कौन सा ऐसे करके पूछे जाते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होगा रिकेट्स, जिसको सूखा रोग बोलते हो। इसमें क्या होगा, बच्चों की हड्डियां ऐसे मुड़ जाएंगी, विकृत हो जाते हैं हाथ पैर, पैर भी ऐसे अंदर की तरफ घुमावदार हो जाएंगे और हड्डियां भी, और सूखना शुरू हो जाती है बॉडी, इसी को बोलते हैं बेटा क्या, ज्यादा होगा तो कुछ नहीं होगा भाई, ज्यादा होगा तो कुछ नहीं होगा सत्यम जी। चलो, विटामिन की डिफिशियंसी ही बेसिकली आप में रोग उत्पन्न करती है, अधिकता इनकी कभी नहीं होती, ठीक है। चलो, तो बेटा ध्यान से सुनो, रिकेट्स क्या होगा, सूखा रोग करेगा, बच्चों में होगा, हड्डियां मुड़ जाएंगी, हड्डियां घुमावदार हो जाएंगी, यही होता है रिकेट्स। ऑस्टियोमिलेटिस क्या होता है, वयस्कों में होता है, अडल्ट्स में होता है। क्या होता है इसमें, हड्डियों से कड़क कड़क की आवाज आती है, उठने बैठने पर दर्द होता है, हाथ पैरों में, जोड़ों में दर्द होता है, यही होता है ऑस्टियोमिलेटिस। ऑस्टियो का मतलब होता है बेटा हड्डियां यानी बोन, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी होता है हड्डियों का अध्ययन, तो हड्डियों से संबंधित रोग है ऑस्टियोमिलेटिस, ठीक है। अब आ जाओ इसके सोर्सेस के बारे में बात करते हैं, विटामिन डी के सोर्सेस के बारे में। तो विटामिन डी के स्रोत क्या क्या होते हैं, तो विटामिन डी का स्रोत सबसे पहले मैंने आपको बताया सन, ठीक है, सनलाइट, सबसे सस्ता,
ठीक है, याद रखना सबसे सस्ता स्रोत है ये, चीपेस्ट। ठीक है, चीपेस्ट सोर्स है, याद रखेंगे। पूछेगा विटामिन डी का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा होता है, तो बेटा धूप। धूप से थोड़ी ना आपको किसी को पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है। चलो अब सुनो मेरी बात, अब सनलाइट से तो मिलती है बेटा दूसरा कुछ सोर्सेज, जैसे कि ये आपको दूध से भी मिलती है विटामिन डी, ठीक है, दूध से भी मिलती है। ये मांस में भी होती है बेटा, मीट में, ठीक। मीट में किसका, जैसे कि आप लीवर वगैरह खाते हो, यकृत, ठीक है, जिगर वगैरह आप खाएंगे तो मिलेगा, चिकन मटन उनके लीवर में। और ये बेटा फिशेस में भी होती है, मछलियां भी इसका बहुत अच्छा सोर्स होती हैं विटामिन डी का, ठीक है। तो विटामिन डी के इतने सारे सोर्सेज हैं जो आप ले सकते हैं विटामिन डी, जहां से सनलाइट से ले सकते हो, सुबह की हल्की धूप, शाम की हल्की धूप 6-7 बजे तक की, और शाम को भी 6-7 बजे तक की धूप, ठीक है। और दूध में होती है, मीट में होती है, और फिशेज में होती है। अरे टाइम कब हो गया मुझे तो पता ही नहीं चला। चलो 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 ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, मुझे लगा अभी तो बहुत सारा टाइम है। कोई बात नहीं बेटा, 7:05 भी हो गए, पता भी नहीं चला मुझे। कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे इनको, ठीक है। आज के लिए